राज हवेली अपने नाम के तरह ही इसमें कई राज दफन थे। यहाँ लोग जाते तो थे लेकिन वापस नहीं आते थे। आप सुन रहे हैं कहानी की दुनिया। राजेश और अमृता यहाँ आज ही के दिन शिफ्ट हुए थे। आज उनकी पहली रात थी। रात के लगभग 11 बज रहे थे। दोनों एक दूसरे में खोए हुए थे कि तभी एक तेज आवाज के साथ राजेश की चीख पूरे हवेली में गूंजी। अमृता घबराकर छटपटाकर गिरते हुए एक कोने से डरते हुए चिपक कर खड़ी हो गई। मोमबत्ती जैसी बल्ब से आती हुई रोशनी से अमृता सिर्फ यही देख पा रही थी कि कोई काला साया उसके करीब आता जा रहा था। वो घबराती हुई डरी हुई आवाज में पूछने लगी, कौन हो तुम? इतना ही वो उस साये को पूछ पाई थी कि तभी फिर उसी आवाज के साथ ही अमृता की भी चीख उस हवेली में गूंज पड़ी और एक रहस्य बनकर उस हवेली में दोनों की मौत हो गई। लोग अक्सर इस हवेली के बारे में बातें किया करते थे। कुछ लोग मानते थे ये हवेली भूतिया है, तो कुछ लोग इस हवेली को श्रापित मानते थे और कुछ लोग इसका मजाक भी बनाते थे। लेकिन इस घटना के बाद लोगों में इस हवेली के लिए डर साफ साफ दिखाई देने लगा। इस घटना के कुछ दिन बीत जाने के बाद रोहित, समीर, रिया, नीरज और आकांक्षा 5 लोगों का ग्रुप यहाँ घूमने को आया। साथ ही में ये भी पता लगाने कि आखिरकार कौन है जो झूठी अफवाह फैला रहा है। ये पता लगाने कि आखिर यहाँ ऐसा क्या है कि जो कोई भी यहाँ आता है और उसकी मौत हो जाती है। यहाँ आने से पहले कई लोगों ने और बाकी दोस्तों ने भी इन्हें यहाँ आने से मना किया था। शाम के समय ये सभी हवेली पहुंच जाते हैं। रिया कहती है, वाओ कितना सुंदर गार्डन है यहाँ, जो लाइट की रोशनी में बहुत ही सुंदर लग रहा था। तभी नीरज कहता है, तभी तो इस हवेली की कीमत ज़्यादा है। और आकांक्षा कहती है, लेकिन एक बात समझ में नहीं आई, यहाँ जो भी आता है वापस नहीं जाता, ऐसा क्यों? आकांक्षा के इस सवाल का जवाब देते हुए रोहित कहता है, मुझे तो लगता है यहाँ का मालिक ही गड़बड़ है। तभी समीर कहता है, अरे छोड़ो ना यार, चलो अंदर, तभी तो पता चलेगा। ये कहते हुए सभी अंदर चले गए। लेकिन अचानक रोहित को किसी का फोन आया और रोहित बातें करते करते गार्डन की तरफ चले गया। रोहित बात कर ही रहा था कि उसके दाईं तरफ से उसको एक आवाज से सुनाई दी, जो कि उसने आसानी से अनसुना कर दिया। कुछ देर बाद वही आवाज उसके बाईं ओर से आई। इस बार उसने ये नोटिस किया, उसने फिर से उसे अनसुना कर दिया और फोन पर लगातार बातें करने लगा। लेकिन कुछ देर के बाद दोबारा दाईं साइड वही आवाज हुई। इस बार उसने ये देखना चाहा आखिर ये आवाज आ कहां से रही है। उसने जाकर देखा तो वहां कोई भी नहीं था। उसने दोनों जगह जाकर देखा, लेकिन वहां पर उसे ऐसा कुछ भी नहीं मिला जिससे वो आवाज आ रही हो। उसने सोचा उसका ये वहम है, दोबारा फोन पर बात करने लगा। लेकिन इस बार वो आवाज एक साथ दोनों तरफ से हुई और वो चिढ़ता हुआ बोला, समीर मुझे पता है तू ही है और मैं मजाक के मूड में बिल्कुल भी नहीं हूं। तेरी इस घटिया हरकत से मैं डरने वाला नहीं, तो जा किसी और को डरा। इतना कहते ही वो आवाज दाएं से बाएं और कभी एक साथ आने लगी और वो आवाज पहले से कई दुगनी हो चुकी थी। वो ये सोच ही रहा था
कि कोई दो लोग मिलकर उसे डराने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन वो आवाज़ अब चारों दिशाओं से आने लगी। वो ये सब सुनकर घबरा गया और उसे वो सब बातें याद आने लगी, कैसे इस हवेली को भूतिया भी कहा जाता है। वो भागने ही वाला था कि उसके पीछे से उसके सर पर जोरदार हमला हुआ और वो वहीं गिरकर बेहोश हो गया। रोहित के ना लौटने पर सभी उसे जोर जोर से आवाज़ देकर ढूंढने लगे। सभी रोहित को ढूंढ ही रहे थे कि उसी वक्त लाइट चली गई। अबे यार, इस लाइट को भी अभी ही जाना था। आगे क्या करना है ये सोच पाते ही कि तभी सारी लाइट्स अपने आप ऑन ऑफ होने लगी। कभी लाइट्स जाती तो कभी एकदम से लाइट्स आ जाती। ये देख सभी डर जाते हैं और ये काफ़ी था उनके डर को बढ़ाने के लिए। लेकिन आगे जो होता है उसको देख सभी के शरीर में बहता खून रुक सा जाता है। उन्हीं जलती बुझती लाइटों के बीच उन्हें एक साया भागता हुआ नजर आता है और उस वक्त उन्हें वो सभी घटनाएं और वो बातें याद आने लगती है जो लोगों ने और उनके बाकी दोस्तों ने उन्हें यहाँ आने से पहले बताई थी कि कैसे ये हवेली कोई आम हवेली नहीं है, बल्कि यहाँ भूत प्रेत का साया है और जो भी यहाँ एक बार आता है वो वापस नहीं जाता। उस साये को देखकर सभी समझ गए क्यों लोग इस हवेली के नाम से ही डरते हैं और क्यों वो लोग और उनके दोस्त उन्हें यहाँ आने से रोक रहे थे। ये देख रिया रोने लगी और रोती हुई आवाज़ में बोली, हम सभी यहाँ मारे जाएंगे, उन लोगों की तरह रोहित को भी मार डाला होगा। सब लोग रिया को संभालते हैं, उसे समझाते हैं कि कुछ नहीं होगा। ये कहने के साथ ही उनके सामने लगा बल्ब जोर की आवाज़ के साथ फटता है और पूरे फर्श पर कांच के टुकड़े फैल जाते हैं। ये देख सभी डर जाते हैं और नीरज सभी को संभालता हुआ कहता है, कुछ नहीं होगा, डरने वाली कोई बात नहीं है, वो अभी रोहित को फ़ोन करेगा, वो भी ठीक ही होगा। नीरज रोहित को फ़ोन लगा ही रहा था। रोहित की दूसरी तरफ से आवाज़ आती है, कॉल करने की क्या ज़रूरत है, मैं तो ठीक ही हूँ। हाँ, सचमुच सामने रोहित ही खड़ा था। सभी उसे देखकर खुश हो जाते हैं और एक चैन की सांस लेते हैं और सभी उसके पास जाने को होते ही है कि सामने खड़ा रोहित अचानक हवा में कहीं गायब हो जाता है। सामने खड़ा रोहित अब वहाँ नहीं था। सभी ये सोच ही रहे थे जो अभी हुआ आखिर वो था क्या, उनका वहम था या कुछ और, कि तभी एक जोर की चीख उस सन्नाटे को चीरते हुए पूरे हवेली में गूंजी। ये आवाज किसी और की ही नहीं बल्कि नीरज की ही थी। उस आती हुई आवाज पर सभी का ध्यान जाता है और उसी बीच एक जोरदार हमला समीर की गर्दन पे होता है। समीर की गर्दन से खून की पिचकारी निकलती है और वो वहीं जमीन पर गिर जाता है। ये देख आकांक्षा और रिया समीर का जोर जोर से नाम चिल्लाते हुए उसके पास आती है, लेकिन तब तक समीर मर चुका होता है। ये देख आकांक्षा और रिया घबरा जाती है क्योंकि आसपास दूर दूर तक कोई भी नहीं था। तो आखिर समीर पर वार करने वाला कौन था? दोनों जोर जोर से रोने लगती है और अपनी जिंदगी की भीख मांगने लगती है। बार बार यही सवाल पूछते रहती है कि आखिर कौन है। ये पूछते पूछते वही साया उनके सामने आता है और उस साये को देखकर दोनों 4 कदम पीछे गिर पड़ती है और वो साया उनके करीब आता जाता है और वो साया अपने हाथों में वही हथियार लिए उनकी तरफ बढ़ता है
और वो साया उसी हथियार से दोनों की गर्दन पे वार करता है और उन दोनों की भी वही मौत हो जाती है। इस तरह एक के बाद एक चारों दोस्तों की मौत हो जाती है। रोहित की आंख अगली सुबह उसी गार्डन में खुलती है और उसके सर पर बहुत तेज़ दर्द हो रहा था और चक्कर भी आ रहे थे। उसने टाइम देखा तो सुबह के 5 बज रहे थे। जैसे तैसे खुद को संभालते हुए रोहित हवेली के अंदर चला गया। अंदर घुसने के साथ ही जो उसने देखा वो बस देखता ही रह गया, क्योंकि सामने उसके सभी दोस्तों की लाश पड़ी थी और चारों तरफ मानो खून की नदी बह रही हो। रोहित चीखना तो चाहता था, लेकिन उसकी चीख अंदर ही अंदर दबकर रह गई। रोहित ने खुद को संभाला और बिना किसी देरी के पुलिस को फ़ोन कर दिया और थोड़े ही देर में पुलिस वहां पहुंच गई। इंस्पेक्टर ने वहां पड़ी लाशों को देखा और देखने के साथ ही रोहित को नीचे से ऊपर की ओर घूरा। रोहित ने इंस्पेक्टर को अपनी पूरी बात बताई। रोहित की सारी बातें सुनकर इंस्पेक्टर ने कहा, अच्छा, तो तू कह रहा है कि तू गार्डन की तरफ गया और उसके बाद तुझे कुछ भी याद नहीं? सच बता, तूने इन सब का खून क्यों किया? रोहित ने कहा कि वो सच कह रहा है, उसकी बातों का विश्वास किया जाए। वो भला ऐसा क्यों करेगा? ये सब तो उसके बचपन के दोस्त थे। लेकिन इंस्पेक्टर ने रोहित की एक न सुनी। रोहित को पुलिस स्टेशन लेकर चले गए और वहाँ रोहित से पूछताछ होने लगी। रोहित बार बार बस यही कह रहा था कि वो सच कह रहा है। तू ऐसे नहीं मानेगा। अच्छा, तो तुम 5 दोस्त यहाँ आए जिसमें तू ही अकेला जिंदा बचा। लेकिन रोहित की मेडिकल रिपोर्ट्स और कुछ कॉल रिकॉर्डिंग से ये साबित हो गया कि रोहित बेकसूर है। इंस्पेक्टर ने रोहित से कहा, बेटा देखो, हिम्मत रखो, वो कोई आम हवेली नहीं है। तुम शायद पहले हो जो वहाँ से जिंदा वापस लौटा है। रोहित रोते हुए इंस्पेक्टर से बोला, सर ये सब बकवास है, मैं ये सब नहीं मानता। मुझे लगता है वहाँ कुछ गड़बड़ है। रोहित के पास एक प्लान था जो उसने इंस्पेक्टर को बताया। इंस्पेक्टर ने रोहित की पूरी बात सुनी। इंस्पेक्टर को रोहित का प्लान भी पसंद आया। अगले ही दिन से प्लानिंग पर काम शुरू किया गया। रोहित हवेली के ओनर को फ़ोन लगाता है, जी सर, मुझे आपकी हवेली बहुत पसंद आई, मैं आपकी हवेली को खरीदना चाहता हूँ। हवेली में रोहित की आज पहली रात थी और साथ ही में वहाँ पुलिस किसी शिकारी की तरह अपने शिकार का इंतज़ार कर रही थी। कुछ देर इंतज़ार करने के बाद देखा कि कोई स्टोर रूम से निकलता हुआ हवेली के अंदर जा रहा था। पुलिस भी उसके पीछे पीछे दबे कदमों से हवेली के अंदर गई। वो सीधा रोहित के कमरे की तरफ ही बढ़ रहा था। जैसे ही वो रोहित के कमरे की तरफ बढ़ रहा था, उसने हाथों में वही हथियार निकाला और प्लान के मुताबिक रोहित का कमरा लॉक नहीं था और इस बार पुलिस भी तैयार थी और अंदर घुसने के साथ ही वो रोहित पे हमला करने ही वाला था कि सभी लाइट्स ऑन हो जाती है। लाइट की रोशनी में साफ साफ दिख रहा था वो कोई साया नहीं बल्कि इंसान ही था जो एक कॉस्ट्यूम पहने था और पुलिस ने उसे रंगे हाथों पकड़ा और उसका नकाब उतारा गया और नकाब उतारने पर जो देखा उसे देख सभी की आंखें चौड़ी होती गई। सामने और कोई नहीं बल्कि हवेली का ओनर ही था। इंस्पेक्टर ने ओनर को जोर का थप्पड़ लगाया, ये कहते हुए कि न जाने तूने कितनों की जान ली है, मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था। बोल, तूने ये सब क्यों किया? हवेली का ओनर रोते हुए बोला, हाँ ये सब मैंने ही किया है।
ये सब करके मुझे बहुत मज़ा आता था और साथ ही में मुझे हवेली भी मिल जाती थी और पैसे भी। और इंस्पेक्टर बोला, अब तेरे पापों का अंत जेल में ही होगा, ले चलो इसे। रोहित का प्लान काम कर गया। बदले में उसे इनाम भी दिया गया और इतने लंबे समय से हवेली का ये रहस्य अब पब्लिक के सामने आ चुका था। साथ ही में ये हवेली अब गवर्नमेंट के अंडर हो गई। आज की तारीख में भी ऐसी कई जगह है जहां ये सब काम होते हैं और भूतों के नाम पर बिजनेस किया जाता है और लोगों को लूटा जाता है। अब आप बताएं, कहीं आप भी कोई हवेली तो नहीं ले रहे? मैं हूं नीतीश, आप सुन रहे हैं कहानी की दुनिया। आप इस कहानी के बारे में क्या सोचते हैं आप नीचे कमेंट कर सकते हैं और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी ही अमेजिंग कहानियों को सुनने के लिए।